नाज़रीन, एक जालिम बादशाह ने किसी नेक बुजुर्ग से पूछा कि कौन सी और किस वक्त की इबादत सबसे अफजल तर होती है। वो नेक बुजुर्ग बोले कि तेरे लिए दोपहर के वक्त का सोना सबसे बेहतर इबादत है, ताकि उस वक्त तू खल्के खुदा को ना सता सके और वो तेरे जुल्म और शर से महफूज रहे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन जिस शख्स ने खल्के खुदा को सताया हो, मखलूक खुदा की हक तलफ़ी की हो, उसे माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल काम आपको पता है क्या है? अफजल काम ही ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ रहम दिली से पेश आया जाए। जब भी कहा गया है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत बचाई, और उसी इंसान और इंसानियत की खिदमत के लिए सियासत वजूद में आई। सियासत में आने वाले तमाम अफराद का आपको पता है एक ही बुनियादी मकसद होता है, और वो ये कि इंसानियत की, इंसानों की, लोगों की, आवाम की किसी तरह खिदमत की जा सके, उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, इस सियासत में जब लोग आए और अवाम ने उनको मुंतखब किया तो आए, तो उन लोगों के लिए बनाया गया क्या? पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट जिसमें बैठकर मुंतखब होने वाले मोअज़्ज़ज़ अवामी रहनुमा अवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें, मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए कानून साजी कर सकें। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी एटमी रियासत है। इस जमहूरी रियासत में सियासत भी की जाती है, और यही सियासतदान जब मुंतखब होते हैं तो उनको जगह मिलती है इस मुल्क के मुक़द्दस पार्लियामान में, जहाँ आज इजलास था। ये इजलास किया जाता है जी खल्के खुदा के लिए। किस लिए किया जाता है इजलास? खल्के खुदा के लिए, यानी अवाम के लिए, जमहूर के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। इस इजलास पर आने वाला खर्चा भी इस मुल्क में रहने वाले मखलूक खुदा अदा करती है। आज भी इसी मुक़द्दस पार्लियामान में एक इजलास किया गया, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले तमाम इंसानों के इंसानी हुकूक पर बात की जानी थी। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, बात की जानी थी। जिस इजलास में अवाम को दरपेश मसाइल पर बहस की जानी थी, जिस इजलास में गुर्बत, महंगाई और जितने भी बहरान हैं उनके खात्मे पर तबादला ख्याल किया जाना था। ये इजलास ज़ाहिरी तौर पर तो किया गया इस जमहूरी मुल्क में रहने वाले जमहूर के लिए, अवाम के लिए, लेकिन इस इजलास में से अगर कोई माइनस था तो आपको पता है कौन था? आप थे, जमहूर, अवाम इसमें से माइनस थी। ये इजलास इन्हीं लोगों के तज़किरे से खाली था जिनके पैसों पर यह इजलास किया जाता। इस इजलास में अगर किसी के मसाइल पर बात नहीं की गई तो वो इसी मुल्क में रहने वाले लोग हैं। ये इजलास क्या था जी? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ामात की आप समझ लें कि एक जंग थी। ये इजलास क्या था? एक दूसरे को लफ्ज़ी तौर पर शिकस्त देने की शदीद लड़ाई थी। कौन किसको किन अल्फाज में कितना नीचा दिखाता है, ये लड़ाई थी, ये जंग थी। ये इजलास क्या था कि एक दूसरे को वतन दुश्मन साबित करने की एक दौड़ थी, और बाद में देखा जाएगा कि कौन इस दौड़ में जीता, जिसमें जीत हुकूमत की हो या फिर अपोजिशन की। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, हार सिर्फ और सिर्फ अवाम की है। अवामी मुफादात की हार है, मुल्क की हार है, और जमहूरी इक़्तिदार की हार। दुनिया चांद से निकलकर दूसरे सियारों पर पहुंच रही है, लेकिन हमारे पार्लियामान में आज भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की बहस जारी है, ज़ोरों शोर से जारी है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। दुनिया जदीद से जदीद तर होती चली गई, लेकिन हमारे रहनुमाओं ने हमें एक दूसरे को ज़ेर करने में उलझाए रखा है कि हम कुछ और क्या सोचें। जो इनको देखते हैं लोग फिर इसी तरह करते हैं। दुनिया तू मैं की बहस से निकलकर तरक्की की जाने बढ़ रही है, लेकिन हम कर्ज़ों में डूबे, महंगाई के मारे, गुर्बत के सताए, भूख के हाथों मजबूर लोग अपने अपने रहनुमाओं के मुकदमात से लेकर उनके ख़ानदान के फ़र्द, हर फ़र्द बल्कि उनकी आने वाली नस्लों का दिफा करने के लिए दस्तों गिरेबान। दुनिया के दीगर अगर जमहूरी ममालिक की मैं बात करूँ तो उसमें इस बात पर बहस की जाती है, उन ममालिक में इस बात पर बहस की जाती है, तालीम, टेक्नोलॉजी, साइंस और जितने भी अहम तरीन शोबे हैं उनमें मज़ीद इनकलाबी इक़दाम कैसे हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है बेहतरी के लिए। और हमारे रहनुमा आज भी पार्लियामान में एक दूसरे को वतन दुश्मन, गद्दार, ये वतन दुश्मन और मालूम नहीं कि क्या कुछ साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अच्छा, बिजली, गैस, आटा, पेट्रोल और जितने भी मसाइल हैं, ये तो अब छोड़िए, कौमी मामलात पर भी हमें यहाँ कोई एक दिखाई नहीं देता। कौमी मामलात पर भी यहाँ लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नज़र आते हैं कि यहाँ भी किसी तरह किसी की टांग खींच दी जाए, किसी तरह सामने वाले को नीचा दिखा दिया जाए, अल्फाज पर चाहे जैसे भी हों। कुलभूषण यादव कौन है? आज मैं पूछती हूँ। रॉ का हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर, जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और आज वो पाकिस्तान की कैद में है।
रॉ के उस दहशतगर्द हाजिर सर्विस कमांडर को लेकर पार्लियामान में किस किस्म की बहस जारी है? आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये जरा ख्वाजा आसिफ का क्लिप चलाइएगा। ठीक, कुलभूषण यादव आज भी एक गाली है, गाली, और हमेशा एक गाली ही रहेगी। बेशक कुलभूषण रॉ का वो दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया और एतराफ़ किया कि वो बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में ऐसे गिरोह से मुलाकातें करता रहा जो रियासत के खिलाफ बगावत पर आमादा थे। उसने इस बात का एतराफ़ किया खुद कि वो कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी करने की गरज से पाकिस्तान आता रहा। ख्वाजा आसिफ साहब, अगर हुकूमत पे तनकीद करते आप तो बेशक करें, हम भी करेंगे और हम करते हैं। जमहूरी हक है सबका, आपका भी हमारा भी। जहाँ हुकूमत गलत करेगी हम हुकूमत को आईना दिखाएंगे। इकाए रखना जुर्म नहीं है, लेकिन हुब्बुल वतनी और मुल्क दुश्मनी के फतवे देने का हक किसने किसको दिया है यहाँ पे? पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब को यहाँ ये भी याद करवा दूँ कि उनके ताहयात कायद को मोदी का यार कहता कौन था, जरा याद करवाइएगा इनको। रजा क्लिप चलाइएगा। कल नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले आज ख्वाजा आसिफ साहब के बराबर वाली सीट पर बैठते। हैरानी की बात है ना नाजरीन। कल नवाज शरीफ को मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा करार देने वाले आज नून लीग के हम नवाला बने बैठे हैं। कल नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान पर लान तान करने वाले आज नून लीग के सबसे बड़े और मजबूत इत्तेहादी हैं। कल नवाज शरीफ को मुल्क दुश्मन करार देने वाले आज नून लीग के सबसे करीबी हैं। तो ख्वाजा आसिफ, ये तो इस मुल्क में रिवायत है, ये तो इस मुल्क की जमहूरियत का कल्चर है। जो आपके मुखालिफ हो आप उसको वतन दुश्मन, मुल्क दुश्मन, बल्कि इस्लाम दुश्मन तक आप करार दे देते हैं। यानी मज़हब पर भी आप सवालिया निशान लगा देते हैं और उसकी हुब्बुल वतनी पर भी सवालिया निशान लगा देते हैं। और जब मुफादात एक हो, दूसरी सिचुएशन ज़रा नाजरीन देख लें, जब मुफादात एक हों, बेनिफिट्स एक हों, मकासद एक हों, तो सबके सब मुहिब वतन बन जाते हैं, ऐन जमहूरी बन जाते हैं। और आज जिस कुलभूषण का नाम आप लोगों की ज़बान से बार बार निकल रहा है, कल यही नाम लेते हुए आपके ताहयात कायद 10 बार सोचते थे और अल्लाह अल्लाह करके नाम लिया, तब भी कोई सख्त मौक़िफ़ नहीं था, तब भी कोई ठोस बात नहीं थी, तब भी भारत के में वो गुस्सा नहीं था जो होना चाहिए था एक पाकिस्तानी के लहजे में। वो गुस्सा नहीं था जो अदालतों के और फौज के खिलाफ उनके लहजे में सबको नजर आता था, दिखाई देता था, सुनाई देता था। सही कह रही हूँ ना नाजरीन अग्री करेंगे मेरी बात से। जिसमें कुलभूषण पकड़ा गया था, नवाज शरीफ तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि भारत के साथ मिलकर चलने की बात करते थे। नवाज शरीफ को, उनके फॉलोअर्स को यकीनी तौर पे बात भूल गई होगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, तो ज़रा इनकी मेमोरी इनको ज़रा रिकॉल करवाने के लिए रज़ा नवाज शरीफ साहब के ना यादगार क्लिप्स शेयर कीजिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। जिस तरह आज आप लोग मौजूदा हुकूमत को इसलिए लान तान कर रहे हैं या मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसने कुलभूषण यादव को, इस हुकूमत ने कुलभूषण यादव को कौंसलर रिसाई देने का ऐलान किया। आपके अपने कायद कुलभूषण यादव के पकड़े जाने पर भी भारत के साथ मिलकर चलने की बात कर रहे थे। आपके अपने कायद रॉ के एक हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर के पकड़े जाने पर भारत को एक मस्बत पैगाम दे रहे थे। तो क्या उन पर भी गद्दारी का फतवा लगा दें, उनको भी मुल्क दुश्मन कह दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ के उस बयान पर आप यकीनन ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कुछ सोच समझ कर, सिचुएशन को देखकर, हालात को देखकर और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए भारत को ये पैगाम दिया होगा कि दखल अंदाजी बंद करके मुल्क के जो अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसी की तरह आप साथ चलो। आपका कायद उस वक्त जब एक जासूस पकड़ा जाए, भारत को मिलकर चलने का पैगाम दे, तो वो पैगाम आप लोगों के मुताबिक सही भी होगा, हलाल भी होगा, जायज़ भी होगा और बिल्कुल ठीक होगा, बेहतरीन होगा, बल्कि आइडियल होगा, परफेक्ट होगा। और इमरान खान साहब अगर उसी जासूस को कौंसलर रसाई इसलिए दे क्योंकि आप लोगों की ज़बरदस्ती आलमी अदालत इंसाफ इस मामले को लेकर गए, तो वो मुल्क दुश्मन भारत नवाज, ये कौन सी मंतक है? मुझे कोई समझाना पसंद करेगा ये किस किस्म का तरीका है या ये कौन सी जमहूरियत है? आप लोगों ने जमहूरियत की अगर ये डेफिनेशन बयान कर दी और एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, तो फिर यकीन जानिए मुझ समेत बहुत से लोग जो जमहूर हैं वाकई वो समझने से कासिर हैं कि आप क्या समझाना चाहते हैं, कि आपके मुताबिक जमहूरियत क्या है। आप तनकीद कीजिए,
मैं अपने बहुत से प्रोग्राम्स में कहती हूँ, आप तनकीद कीजिए, आप इख्तिलाफ कीजिए, लॉजिक से बात कीजिए, ठोस आर्गूमेंट से बात कीजिए, आपकी बात में वजन हो, आपकी बात में दम हो, सब तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे, सब आपके मोतबर हो जाएंगे। कोई बात, कोई फैसला आपको समझ नहीं आ रहा तो आप खुलकर तनकीद करें, बल्कि आप उस पर हुकूमत से सवाल कीजिए, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप मुल्क की बेहतरी के लिए अपने उस सिचुएशन से निकलने के लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मुल्क दुश्मन, मुल्क मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ होने के इल्ज़ामात लगाने की रिवायत अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो जानी चाहिए हमारे मुल्क से। अब खुदा के लिए ख़त्म कर दें इस रिवायत को। इस मुल्क का सिर्फ नुकसान हुआ है। इन इल्ज़ामात की नज़र पहले भी हमने देखा कि एक जमहूरी हुकूमत हो चुकी, फिर इन इल्ज़ामात की वजह से बहुत नुकसान हुआ। ये इल्ज़ामात आपके कायद पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत पे लगाते रहे, फिर ये इल्ज़ामात आपके इत्तेहादी मौलाना कंटेनर से इमरान खान के ऊपर है, फिर ये इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आप लोगों पर लगाए जाते रहे। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत हो गया, अब बंद कर दें, ऐसे नहीं चलेगा। अब इन इल्ज़ामात को ख़त्म हो जाना चाहिए, बस कर दें। अब सियासत कीजिए, और सियासत क्या है? इबादत। आप कहते हैं सियासत इबादत है, इबादत समझ के कर लेना अल्लाह के बंदो। सियासत कब करेंगे इसको इबादत समझ के? कौम के पैसों पर होने वाले इजलास में कम अज़ कम इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के अपना और कौम का वक्त बर्बाद मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि आपके इस तरह के बयानात फिर माजी की याद दिलाते हैं। इस तरह के बयानात ज़रा देखिए, ख्वाजा आसिफ का क्लिप है। वैसे बहुत बड़ी बात कर गए, बहुत बड़ी बात कह गए ख्वाजा आसिफ साहब। कौन इतना कमज़र्फ होगा जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान की गैरत और इज़्ज़त का सौदा करेगा? कौन इतना कमज़र्फ होगा जो मुल्क का वज़ीर आज़म होकर ऐसे फ़ैसले करेगा जिससे दुश्मन खुश हो जाए? या कौन इतना कमज़र्फ होगा और कम अकल होगा जो मुल्क का खाकर मुल्क के ख़िलाफ़ ही बोलेगा? आज आप अपने सियासी मुखालिफिन पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त का सौदा कर रहे हैं। आज आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुल्क में हो क्या रहा है, जब आपके कायद दूसरे मुल्क जाकर अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ इरशादात फरमाते रहे। उस वक्त आपको क्यों समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये क्या कहा जा रहा है? क्या ये जो कहने वाला इस टाइम पे होश में भी है कि नहीं है? क्या कुछ होता रहा? ज़रा नवाज शरीफ का क्लिप तो चलाइए, इनको याद करवाइए कि क्या कुछ कहते रहे नवाज शरीफ साहब। अब आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। नाज़रीन, ये क्या हो रहा था? कौन था ये मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन था ये? क्या कर रहा था? क्या बोल रहा था? क्या ये सोच समझ कर बोल रहे थे? क्या अपने होशो हवास में थे? ये वो तमाम सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश करते हैं जब भी इस क्लिप को दोबारा देखा जाता है। ये भारत जाकर भारत से की जाने वाली जंग पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और कौन थे ये? कौन थे ये? मुल्क के वज़ीर आज़म। 3 बार रह चुके हैं वज़ीर आज़म ये शख्स। ये कौन थे जो अपने घर के इख्तिलाफात दूसरे घर जाकर खोल रहे थे? ये कौन सा भेदी था जो अपनी लंका ढा रहा था? ये कौन था जो अपनों पर इल्ज़ामात लगा रहा था? ये हो क्या रहा था? कभी आपने मियाँ साहब से पूछा कि मियाँ साहब आपने ये क्या किया? मियाँ साहब आपने भारत जाकर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना जहर क्यों उगला? ये बयानबाजी की, इसकी वजह क्या थी? आखिर क्यों किया आपने सब कुछ? कभी आपको तशवीश हुई ख्वाजा आसिफ साहब? मैं ख़ास तौर पे आपसे पूछना चाहती हूँ ख्वाजा आसिफ साहब, आपको तशवीश हुई कभी कि ये क्या किया मियाँ साहब ने और क्यों किया? आपके मौजूदा बयानात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आपका माजी किसी को भी याद आ जाएगा। आप आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि आपको रोक कर याद दिलाना पड़ता है कि माजी में आप लोग खुद क्या कहते रहे और आपके कायद की आखिर पॉलिसी क्या थी, आपको याद करवाना पड़ता है। अच्छा, खुद नाज़रीन, खुद ये जब ख्वाजा आसिफ साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उनके बयानात भारतीय अखबारात की जीनत बनते थे। जीनत, गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे कि इनके बयानात भारतीय अखबार के जीनत बनते थे, उनके अखबारात के। एक बयान है ख्वाजा आसिफ साहब का जो भारतीय अखबार में शाया हुआ था। ज़रा रज़ा दिखाइएगा साइड स्क्रीन पे, वो ज़रा चलाइएगा भी इनकी मेमोरी के लिए, ज़रा इनको रिकॉल करवाते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब दूसरे मुल्क जाकर अपने मुल्क के बारे में ये कह रहे हैं कि हमें अपना घर साफ करने की ज़रूरत है। सुने इस शख्स के जुमले आपने, हमें अपना घर साफ करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा करने की ज़रूरत है। यानी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा किसी दूसरे मुल्क में जाकर, वो भी वो मुल्क जो रिवायती हरीफ है, जो हमेशा तैयार रहता है पाकिस्तान के बारे में झूठ सच बेचने के लिए, भारत के हवाले से वज़ीर ख़ारजा हमारे मुल्क का किसी दूसरे मुल्क में जाकर ये कहे कि उसके मुल्क में दहशत गर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं।
ये अपने घर के मामलात जो सड़क पर रखने की आदत आपके कायद से लेकर आपकी सियासी जमात के ऑलमोस्ट हर रुकन को थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सिफारती महाज कितना नुकसान उठाया। मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। भारत ने कितना प्रोपोगेंडा किया इनके बयानात पर। इस पर अब आपको ख्वाजा साहब क्या कहना चाहिए? किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ मैं? आप खुद तजवीज़ करते हैं वो लफ्ज़ कि फ़िज़ा आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लें मेरे लिए और मेरे तहयात कायद के लिए, लेकिन मैं किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, यकीन जानिए, आपके इन बयानात के बावजूद वतन दुश्मनी का फतवा दिए जाने के ख़िलाफ़ हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।